नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। आपको याद है अर्नब गोस्वामी का ये वीडियो जिसमें वो कहते हैं मुझे ड्रग्स दो, मुझे ड्रग्स दो, मुझे ड्रग्स दो। ये वीडियो का ये हिस्सा अब एक मीम बन चुका है और अगर आप भूलना भी चाहें तो इस वीडियो को और ख़ासकर इस पूरे घटनाक्रम को नहीं भूल सकते जब रिया चक्रवर्ती, जो सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड उस वक्त थी जब वो जिंदा थे, उसके बाद किस तरह से सिर्फ 100 ग्राम ड्रग्स को लेकर किस तरह से उनको हाउंड किया गया, परेशान किया गया और उनको गिरफ्तार किया गया। वो जेल में रहीं, उनके पूरे परिवार को किस तरह से उनके ऊपर अत्याचार हुआ। पूरे देश की मीडिया 100 ग्राम ड्रग्स के पीछे दीवानी हो गई थी। ऐसा लगता था कि इसके अलावा देश में और कोई मुद्दा ही नहीं है। वो अलग बात है कि ये जांच एजेंसियों का काम है कि वो किस तरह से इस मुद्दे को देखती हैं, लेकिन मैं आपको मैंने मुद्दा इसलिए बताया ताकि आपको एक समानांतर एक पैरेलल आपको दिखा सकूं कि 100 ग्राम ड्रग्स और 3000 किलो ड्रग्स, 21,000 करोड़ की कीमत ये इंटरनेशनल मार्केट में बताई जा रही है, जो भारत में बरामद हुआ है। भारत में गुजरात के कच्छ में ये मुंद्रा पोर्ट है जिस पर भारी तादाद में हेरोइन पकड़ी गई है और बताया जा रहा है कि एक बिल्कुल अनजाना दंपत्ति है, हस्बैंड वाइफ हैं, जो इसमें आरोपी बताए जा रहे हैं। तो कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है, करीब आधा दर्जन लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें ये हस्बैंड वाइफ भी शामिल हैं और कई जो हैं वो अफ़गान नेशनल्स भी इसमें शामिल हैं। लेकिन आप देखिए कि पिछले एक हफ्ते के दौरान दो बड़ी खबरें, जिस पर हमें खबर तो मालूम हुआ क्या है, लेकिन उसके बाद उस खबर को कितने रहस्य, कितने तिलिस्म, कितनी मिस्ट्री में पिरोकर हमें बताया नहीं जा रहा है, इस खबर को छिपाया जा रहा है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में जहां हज़ारों लाखों पत्रकार हैं, दर्जनों न्यूज़ चैनल्स हैं, यूट्यूब के चैनल्स हैं, इसके अलावा न्यूज़ पोर्टल्स हैं, उस सब के बावजूद अगर आप इंटरनेट पे अभी जाएंगे और इस खबर को पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको सिर्फ एक लाइन में खबर मिलेगी कि 3000 करोड़ की कीमत वाला, कि 3000 किलो का 21,000 करोड़ की कीमत वाला ये कोई इस तरह की हेरोइन बरामद हुई है। इसके कई पहलू हैं इस खबर के, और खासकर जो दूसरी खबर मैं आपको कह रही हूँ, जो पैरेलल मैं बताना चाहती हूँ, वो महंत नरेंद्र गिरी जो हैं, जो कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रह चुके हैं, उनकी मौत को लेकर। तो ये दो जो बड़ी खबरें बताती हैं कि जहाँ जहाँ जो सत्ता पक्ष या उससे जुड़ा हुआ कोई भी पहलू इन्वॉल्व होता है, वहाँ खबरों को दबाने का काम होता है। तो एक तरफ 100 ग्राम ड्रग्स पर इतना बड़ा बवाल और दूसरी तरफ 3000 किलो पर इतनी बड़ी, इतनी गहरी खामोशी। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है, इसमें दो चीज़ें इन्वॉल्व्ड हैं। पहली बड़ी बात तो यह है कि ये जो पोर्ट है, ये जो बंदरगाह है, इसको चलाने का काम अडानी समूह का है। तो अडानी जो समूह है, उनके बंदरगाह पर ये 21,000 करोड़ की हेरोइन पकड़ी है, जिसकी पूरी कहानी अभी तक किसी को नहीं मालूम। ये कुछ लोगों की गिरफ्तारी के अलावा यहाँ बड़े बड़े सवाल ये पैदा हो रहे हैं, गंभीर सवाल, कि अगर ये मान भी लेते हैं, जिस तरह से खुद जो एक एक्सप्लेनेशन आया है, एक स्टेटमेंट आया है अडानी समूह की तरफ से, वो कह रहे हैं कि हमारे पास ये जिम्मेदारी नहीं है कि हम उन कंटेनर्स को चेक कर सकते, स्कैन कर सकते। ये तो भारत की जो सरकार है, जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, उनकी जिम्मेदारी है। तो अगर उनके इस सफाई को अगर मान भी लिया जाए, तब भी ये बहुत हैरानी की बात है कि आखिर वो कौन लोग हैं, कौन से ऐसे चेहरे शामिल हैं, वो कौन से ऐसे प्लेयर्स, ऐसे खिलाड़ी हैं जो इतनी बड़ी इस डील में शामिल हुए। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि सवाल तो हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जवाब नहीं है। सरकार की तरफ से हमें जवाब नहीं मिल रहा है, अडानी समूह की तरफ से हमें जवाब नहीं मिल रहा है, पत्रकार इसमें कुछ भी खोजबीन करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। 5 दिनों के बाद अब जाके ये स्टेटमेंट हमें देखने को मिला है। तो डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस जो है, DRI, उसने इस खेप को पकड़ा है। भारत की ये एंटी स्मगलिंग एजेंसी है, इसका काम ही यही है। और घटना के 5 दिनों बाद अब ये जो हमारे सामने बयान आ रहे हैं, ये मैं आपको बता रही हूँ। अडानी समूह का इस पर यह कहना है कि कानून, भारत सरकार के कानून के मुताबिक सीमा शुल्क और DRI के सक्षम अधिकारियों को गैर कानूनी कार्गो को खोलने, जांच करने और जब्त करने का अधिकार देता है भारत का कानून। ऐसे में देश भर में कोई भी पोर्ट ऑपरेटर कंटेनर की जांच नहीं कर सकता। उसकी भूमिका बंदरगाह चलाने तक ही सीमित है। हमें पूरी उम्मीद है कि ये बयान अडानी समूह के खिलाफ सोशल मीडिया पर चलाए जा रहे दुर्भावनापूर्ण और झूठे प्रचार पर विराम लगा देगा। एप्सेस एक पोर्ट ऑपरेटर है जो कि शिपिंग लाइनों को सेवाएं प्रदान करता है। मुंद्रा या हमारे किसी भी बंदरगाह के टर्मिनलों से गुजरने वाले कंटेनरों या लाखों टन कार्गोस पर हमारा कोई पुलिस जैसा अधिकार नहीं है। तो चलिए ये भी मान लेते हैं कि पूरी बात उनकी जायज़ है, उसके बावजूद भी किसकी इतनी हिम्मत होगी जो इतना बड़ा, यानी आप सोचिए कि इतनी बड़ी ड्रग्स की ये तादाद है,
इतनी ज़्यादा हीरोइन की तादाद है जिसमें 3 से 5 करोड़ लोग, यानी कंजर्वेटिव एस्टिमेट अगर देखें तो 3 करोड़ वरना 5 करोड़ लोगों को ये नशे में सुला सकता है। भारत की आबादी का एक बड़ा हिस्सा नशे में सो सकता है, तबाह हो सकता है। तो जांच के अलावा, यानी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू के अलावा, जो उसका एक बड़ा सामाजिक पहलू है वो भी बहुत परेशान करने वाला है कि कैसे इसको ये कहा गया कि ये टेल्कम पाउडर है, क्योंकि दोनों की शक्ल मिलती जुलती है। हेरोइन और टेल्कम पाउडर दोनों की शक्ल, अफगानिस्तान से ये पूरी खेप आ रही थी। तालिबान ने इस दौरान ये भी कह दिया कि हम इस पूरे कारोबार को, जो गैर कानूनी कारोबार है, इसे हम ख़त्म करना चाहते हैं। वो अलग बात है कि कितना वो इस पर कदम उठाएंगे, लेकिन इस सब के बीच में ये खबर हमारे सामने आई है जिसमें सिर्फ इतनी जानकारी हमें मिल पा रही है। तो आइए हम आपकी बातचीत हम कराते हैं उन लोगों से जिन्होंने भारत में न सिर्फ की सिक्योरिटी, मैं कहूँगी अरेंजमेंट्स उनको देखा है, बल्कि भारतीय समाज को भी इस नज़रिए से देखा है कि दोनों का कनेक्शन कैसे वो देख पा रहे हैं। मेरे साथ केरला के पूर्व डीजीपी डॉक्टर NC अस्थाना मौजूद हैं। उनसे कुछ मुश्किल सवालों के जवाब लेने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर अस्थाना, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि 20,000 करोड़ का इतनी बड़ी खेप ये पकड़ी गई है, लेकिन इसके इर्द गिर्द जो पूरी एक मिस्ट्री, एक रहस्य जो नज़र आ रहा है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? आप, अगर मैं ये कहूँ कि जिम्मेदारी अगर आपको एक एजेंसी, एक संस्था को अगर आपको पिन पॉइंट करना हो, तो क्या वो अडानी को हम कहेंगे, उनकी कंपनी को, भारत की सरकार को कहेंगे, या कहेंगे कि बिल्कुल मुगालते में रहे ये दोनों? आपने बहुत ही रेलेवेंट प्रश्न किया है, क्योंकि ये ऐसा विषय है जिसके ऊपर मीडिया में प्रायः फ्रैगमेंटेड इंफॉर्मेशन आती है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन कभी नहीं होती है। जहां तक इसकी कीमत का प्रश्न है, कीमत तो इस पर निर्भर करेगी कि टेस्ट के बाद उसकी प्यूरिटी कितनी पाई जाती है। अलग अलग मीडिया आउटलेट्स ने इसका हिसाब 15,000 करोड़ से 21,000 करोड़ तक लगाया है। वो टेस्ट के बाद पता चलेगा। उसका वेट इंपॉर्टेंट है, लगभग 3,000 किलोग्राम है, 2988.21 kg है। ये भारत के इतिहास का सबसे बड़ा सीजर है। इसका हिसाब आप इससे समझें कि 2019 में लास्ट फिगर जो अवेलेबल है, उसमें पूरे साल में पूरे देश में मिलाकर 2448 kg, यानी रफली आपके व्यूअर समझ लें कि 2,500 किलो सीजर हुआ था। उसके पिछले साल में 1258 kg, रफली 1,300 किलो समझ लें, इतना सीजर हुआ था। ये लगभग 3,000 किलो है। तो इसी से समझा जा सकता है कि ये कितना बड़ा सीजर है। अब इसमें जहां तक अडानी जी की रिस्पॉन्सिबिलिटी का सवाल है, तो उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं बनती। वो तो खाली पोर्ट के ओनर हैं। उनको पोर्ट की सिक्योरिटी से कोई लेना देना नहीं है, और पोर्ट ओनर को ऐसे भी बाय लॉ भी कोई पुलिस पावर्स प्राप्त हो नहीं सकती हैं। उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। और ये कोई एक्सीडेंटल सीजर तो है नहीं। इसके इंटेलिजेंस जो मीडिया में पढ़ने में आ रहा है कि पिछले कई महीनों से डेवलप की जा रही थी, तो उससे यह भी पता चलता है कि ये तालिबान के सत्ता में आने के काफी पहले से डिस्पैच की तैयारी हो रही थी। अब मैं इसको जरा पूरे पर्सपेक्टिव। डॉक्टर अस्थाना, इससे पहले कि आप आगे बढ़ें, मैं ये सवाल जरूर आपसे पूछना चाहती हूँ। जब आप ये कह रहे हैं कि अडानी की जिम्मेदारी नहीं बनती, तो इसमें जो पलट के जो सवाल आता है वो ये कि जब, जैसे आप कह रहे हैं खुद 15 से 21,000 करोड़, अगर इसकी 10% भी ये अगर इसकी कीमत होती, तब भी क्या दक्षिण भारत की एक दंपत्ति, एक हस्बैंड और वाइफ मिलकर इतना बड़ा ये सौदा कर पाते बिना जो पोर्ट जो चला रहा है उसके, या भारत सरकार के जो अधिकारी हैं उनके, जिनके ऊपर सिक्योरिटी का जिम्मा है? तो इसलिए सवाल ये ऑटोमेटिकली पैदा होता है, ये कुदरती तौर पे सवाल बनता है कि क्या इतना बड़े पैसे का लेन देन सिर्फ एक बेनामी कोई दंपत्ति कर सकता था, बिना, अंग्रेजी में कहें, हैंड इन ग्लव्स विद द गवर्नमेंट ऑफिशियल और द पोर्ट ओनर्स? कॉम्प्लिसिटी तो ऑब्वियसली इसमें होगी ही। मैं इसको थोड़ा सा आप समझ रहे तो विस्तार से बताता हूं कि ये जो दंपति पकड़े गए हैं चेन्नई से, सुधाकर और वैशाली, इनकी कंपनी जो है आशी ट्रेडिंग कंपनी, विजयवाड़ा में रजिस्टर्ड है। विजयवाड़ा पुलिस ने इस पर जानकारी दी है, ऑफिशियली दी है, कि उस एड्रेस का इस्तेमाल केवल इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस प्राप्त करने के लिए किया जा रहा है। देखिए, ऐसा मानने का कोई भी कारण नहीं है बाय शेयर कॉमन सेंस। इसके लिए यू डोंट रिक्वायर अ प्रोफेशनल कि एक दंपति जो है वो 20-21 हजार करोड़ की तस्करी में शामिल होंगे। इसको मानने कोई कारण नहीं है। मेरा अपना व्यक्तिगत रूप से यह मानना है कि उनको खाली इसमें ले लिया गया है। इनफैक्ट हिंदुस्तान टाइम्स ने रिपोर्ट किया है कि उनका कमीशन मात्र 10-12 लाख रुपए था। ऑब्वियसली उनका सिर्फ इस्तेमाल किया गया है।
इसमें कहीं ना कहीं ऑब्वियसली पोर्ट ऑफिशियल्स की कॉम्प्लिसिटी है, क्योंकि देखिए आप इतनी बड़ी कीमत का सामान 2 कंटेनर में रख के भेज देना, ये बड़ा रिस्की प्रोपोजिशन है। मतलब अगर उसको वो 25, 30, 10, 12 खेप में भेजते तो समझा जा सकता था, वो ज्यादा प्रूडेंट बात होती। एक ही खेप में आपने साल में यहाँ जितनी सीजर होता है उससे ज्यादा मात्रा भेज दी, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कॉम्प्लिसिटी तो कुछ लोगों की है ही। अब ये तो काफी लंबे इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा। तो डॉक्टर अस्थाना, जो कानून का उल्लंघन जो हुआ होगा, उसके अलावा एक भारतीय नागरिक के तौर पे मुझे ये फिक्र भी सता रही है कि अगर इस खेप को नहीं पकड़ा गया होता तो भारत में कितनी तबाही हो सकती थी, कितने नागरिक इसके शिकार हो सकते थे। हमारे सामने पंजाब राज्य एक बड़ा इस बात का उदाहरण है, जहां पूरी की पूरी युवा नस्ल तबाह हो रही है ड्रग्स के इस्तेमाल से। तो मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि क्या ये मान लिया जाए कि भारत को सिर्फ एक ट्रांजिट के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था? क्या ये भी हो सकता है कि ये भारत को सिर्फ एक ट्रांजिट के तौर पे इस्तेमाल करके कहीं और जा रहा हो? क्या ये एक इंटरनेशनल कोई ऐसा सिंडिकेट हो सकता है जिसका हिस्सा रहा हो, और आप खुद कह रहे हैं कि दंपति को इस्तेमाल किया गया होगा? आपने बड़ा विस्तृत सवाल पूछ लिया है। देखिए ऐसा है, इसका पहला उत्तर तो एक मैं सरकारी आंकड़े से देता हूं कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का ऑफिशियल फिगर है कि हिंदुस्तान में 2.1% पॉपुलेशन जो है वो ओपियॉइड का इस्तेमाल करती है। सारे लोग हो सकता है इसमें हेरोइन का ना करते हो, कुछ लोग कन्वेंशनली अफीम का भी करते हो। 2.1% पॉपुलेशन, अगर रफली बॉल पार्क फिगर के लिए आज की पॉपुलेशन 139.67 करोड़ है वर्ल्डोमीटर के हिसाब से, 140 करोड़ मान लिया जाए तो 2.94 करोड़ जो है इतने ओपियॉइड यूजर हुए। इसको रफली आप 3 करोड़ यूजर मान लें। अब मैं आपको एग्जैक्ट फिगर देता हूं जो आपको कहीं मीडिया में नहीं मिलेगा कि हेरोइन की ये क्वांटिटी जो है ये कितने लोगों को कैटर कर सकती थी। इसके ऊपर एक बहुत दिलचस्प पेपर है, एक स्विस स्टडी है जिनेवा यूनिवर्सिटी की, पेरेनेगर नाम के एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने की है कि एवरेज जंकी जो है, एवरेज ड्रग एडिक्ट जो है, वो दिन में कितना हेरोइन इस्तेमाल कर लेता है। तो उनका एग्जैक्ट फिगर है 460 मिलीग्राम पर डे आईवी इंजेक्शन से। इसको बॉल पार्क फिगर के लिए आधा ग्राम आप मान लें, तो इसका मतलब यह हुआ कि जो 3000 किलोग्राम आया है ये कम से कम 15 लाख लोगों के लिए पर्याप्त है। लेकिन यहां पे एक राइडर ये है कि हेरोइन प्योर तो बाजार में कोई बेचता नहीं है, उसमें फिर कोई प्रॉफिट नहीं होगा। उसमें भारी अडल्ट्रेशन किया जाता है, वो लैक्टोज से, मतलब मिल्क शुगर जो है उससे करते हैं, चॉक पाउडर से करते हैं, तमाम चीजों से लोग करते हैं, मैनिटॉल से करते हैं। तो इसके ऊपर भी स्टडी की गई है, एक डेनिश स्टडी है, एंड्रियासन नाम के साइंटिस्ट ने की है कि एडल्ट्रेशन जो वर्ल्ड वाइड एवरेज है वो 23% है। इसको रफली आप अगर इसे 20% मान लें तो इसका मतलब ये हुआ कि कम से कम 15 into 5 75 लाख यूजर्स के लिए हेरोइन ये पर्याप्त थी। अब आप ये देखें कि जो पंजाब का आपने जिक्र किया, एक्चुअली ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है और थोड़ा इंट्रीगिंग बात भी है कि जो सरकारी फिगर्स हैं कि 4 मेजर स्टेट्स जहां सीजर सबसे ज्यादा होता है वो पिछले साल यूपी, महाराष्ट्र, तेलंगाना और तमिलनाडु थे। उसके पहले बिहार, एपी, महाराष्ट्र और आसाम थे। पंजाब ये पिछले दोनों साल में नहीं है। ऑब्वियसली जो सीजर हो रहा है वो वस्तु स्थिति को इंडिकेट नहीं करता है। ऐसे तो किसी से बात करिए सभी लोग ये मानते हैं कि पंजाब में स्थिति बहुत खराब है। दूसरा प्रश्न आपने जो कहा कि हम लोग ट्रांजिट के बतौर इस्तेमाल हो रहे हैं या कंज्यूमर के बतौर इस्तेमाल हो रहे हैं, हम लोग दोनों के बतौर इस्तेमाल हो रहे हैं। क्योंकि देखिए हर मतलब स्टडी में इसमें आपने पढ़ा होगा कि वी आर सैंडविच्ड, हम लोग सो कॉल्ड गोल्डन क्रेसेंट और गोल्डन ट्रायंगल, इसके बीच में सैंडविच्ड हैं। ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान का गोल्डन क्रेसेंट है ऊपर, और नीचे हमारा म्यांमार, थाईलैंड और लाओस, इनका गोल्डन ट्रायंगल है। इन दोनों जगह से प्रोडक्शन होता है। पहले कुछ वर्ष पूर्व तक गोल्डन ट्रायंगल से ज्यादा हुआ करता था, लेकिन एटलीस्ट इन 21st सेंचुरी, इस सेंचुरी में
अफगानिस्तान इज ओवरटेकन। दुनिया का मतलब 85%। मैं अफगानिस्तान पे आऊंगी डॉक्टर अस्थाना, आपसे भी पूछूंगी कि नई हुकूमत का क्या इससे कोई संबंध है, जो ये कह रही है कि हम इस पूरे जो गैर कानूनी और गैर इस्लामिक जो धंधा है, कारोबार है, उसे हम ख़त्म करेंगे। क्या कोई इससे भी संबंध है कि क्या कोई नर्वसनेस उन लोगों में देखी गई जो वहाँ पर ड्रग पेडलर्स या ड्रग डीलर्स थे, उन्होंने इस तरह का एक कदम उठाया? लेकिन उससे पहले एक बहुत जो सवाल बनता है घरेलू स्तर पर, वो ये है कि सोशल मीडिया पर लगातार जो कयासारियाँ हो रही हैं, वो भी कम से कम उनको नज़र में लाना या उनको एड्रेस करना ज़रूरी है। ये बात हो रही है कि इसको नक्शे को इस तरह से समझा जाए कि देखिए यहाँ पर एक ये उद्योगपति हैं जो दो उन अहम उद्योगपतियों में से एक हैं जिनको भारत की सरकार, फिलहाल जो पार्टी हमें सत्ता में है, उनके नज़दीक है, उनके दोस्त हैं बाकायदा, अंबानी और अडानी। उनमें से एक तरह से तरफदारी करते हुए उनको बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स और टेंडर्स दिए जा रहे हैं, जिसमें कि ये पोर्ट चलाने की जिम्मेदारी भी अडानी समूह की है। तो ऐसे में जो भारत की सरकार, अडानी समूह, इस पोर्ट का भी इत्तेफाक से गुजरात में, कच्छ में होना, जो कि पूरे तरीके से जो भाजपा है उसके कंट्रोल में न सिर्फ के अब से बल्कि पिछले 2 दशकों से वो पूरा स्टेट रहा है। अडानी खुद इसी स्टेट से आते हैं। तो ये बहुत सारी कहानियों के जो पेच आपस में मिल रहे हैं, इससे ये पता चलता है कि क्या वाकई कुछ अधिकारियों ने इस कंपनी के साथ मिलकर इस तरह का कोई एक पूरा ये एक नैरेटिव रचा, या मैं कहूंगी कि पूरी एक साजिश रची जिससे सबको फायदा नजर आए। एग्जैक्ट सिचुएशन क्या हुई होगी ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा, लेकिन ऐसा मैंने पहले भी जिक्र किया, कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्सिटी तो जरूर है, क्योंकि भेजने वाले केवल 2 कंटेनर में 3 टन हेरोइन भेजने का रिस्क नहीं लेंगे जब तक कि उनको ये आश्वासन न हो कि निकल जाएगा। लेकिन आपके रीडर्स के लिए टू बी फेयर एक जानकारी मैं देना चाहूंगा कि हजारों कंटेनर एक दिन में आते हैं और उनकी स्कैनिंग टेक्निकली बड़ी मुश्किल है। नॉर्मल एक्सरे से उसकी स्कैनिंग नहीं हो सकती क्योंकि स्टील स्ट्रक्चर है। कम से कम 9 मिलियन वोल्ट की एक्सरे मशीन हो तभी कर सकती है, और बेहतर यह होता है कि गामा रे स्कैनर्स हो। गामा रे स्कैनर्स जब मैंने लास्ट इस पर लिखा था तो उस वक्त तक केवल 2 गामा रे स्कैनर देश में नवा शेवा पोर्ट पर लगे थे, और इंस्टॉलेशन में मुंबई, तूतीकोरिन, कांडला और एक और पोर्ट पर प्रोसेस में थे। लेकिन उनकी जो समस्या है वो ये है कि दुनिया के अच्छे से अच्छे गामा रे स्कैनर्स जो हैं वो 1 घंटे में 10 से 12 कंटेनर्स को स्कैन कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली मतलब स्कैनिंग केवल रैंडम की जा सकती है, सारे कंटेनर्स की नहीं हो सकती। और अडानी का जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो ये कह रहा है कि जो पोर्ट ऑपरेटर्स हैं उनको कंटेनर्स की स्कैनिंग की इजाजत नहीं है, इसे भारत सरकार कर सकती है। नहीं, ऑब्वियसली करेगी ये काम, ये तो पुलिस फंक्शन है, वो करेगी तो सरकार ही, और सरकार ने ही इन जगहों पर जो मैंने जिक्र किया है नवा शेवा वगैरह पे, ये सरकार ने ही लगाए हैं। वो बहुत महंगे भी होते हैं और वो लगा भी दिए जाए। मान लीजिए कि इस पोर्ट पर हमने 2 मशीन 4 मशीन लगा भी दी होती तो भी अगर 24 घंटा ऑपरेट कर रहा है तो 250 कंटेनर को स्कैन किया, आ तो रहे हैं दिन भर में हजारों, उतना लाइन लगाई नहीं जा सकती है शिप्स की कि खड़े रहो वहां पे लाइन में, डैमरेज देना पड़ेगा और सो ऑन सो फोर्थ। तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं। इवन यूएस में घूम फिरकर इंटेलिजेंस पर ही डिपेंड किया जाता है कि इंटेलिजेंस उपलब्ध हो तब ये काम हो पाएगा। और हम लोग जो बात कर रहे थे सैंडविच होने की, कि हमारे यहाँ आ तो रहा है, हमारे यहाँ से बाहर जाता है, लेकिन बाहर जो जाता है वो मतलब ड्रग कंजम्पशन देश में जो है वो केवल ओपियोइड प्रोडक्ट्स का नहीं है। हम लोग जो ध्यान देने की बात है कि वी आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जेनेरिक ड्रग्स इन द होल वर्ल्ड। तो हमारे यहाँ जो सिंथेटिक ड्रग्स हैं उनके प्रिकर्सर्स बड़ी तादाद में मौजूद हैं। जैसे कि आपने सुना होगा बच्चे जिसको मेथ बोलते हैं, मेथएम्फेटामाइन। मेथएम्फेटामाइन इज ए सीएनएस स्टिमुलेंट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट है। इसका जो प्रिकर्सर केमिकल है स्यूडोएफेड्रिन। स्यूडोएफेड्रिन सिंपल नेसल कंजेस्टेंट डिकंजेस्टेंट है। ये मतलब सर्दी जुकाम की हर दवा में पाया जाता है, वो हमारे यहाँ बहुत तादाद में है। लेकिन हेरोइन का तो कोई मेडिसिनल यूज भी नहीं है। नहीं, वो प्रिकर्सर केमिकल हमारे यहाँ से बाहर जाता है और वहां उससे मेथएम्फेटामाइन बनाया जाता है। इनफैक्ट 2019 में यूएस के एयर स्ट्राइक्स में उन्होंने अफगानिस्तान में कई पूरी फैक्ट्रियां नष्ट की थी मेथएम्फेटामाइन की। तो और तीसरी कैटेगरी जो है, मतलब एक तो ओपियोइड्स की हो गई जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेसेंट हैं, ये बेसिकली मतलब जो आदमी गम गलत करना चाहता है वो ले रहा है। जो दूसरी मेजर कैटेगरी है वो सीएनएस स्टिमुलेंट्स की है, जिसमें कि ये
कैनाबिस डेरिवेटिव्स आते हैं जिनका एक्टिव इंग्रेडिएंट टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल होता है, जैसे गांजा हुआ, हशीश हुआ, तो उसके डेरिवेटिव, ये बेसिकली मतलब हम लोग इनको रफली यूं समझ सकते हैं कि उनका कंजम्पशन अर्बन एरियाज में पार्टी ड्रग्स के बतौर होता है, कि जो लोग अपने को स्टिमुलेट करना चाहते हैं, या गलती से बहुत लोग एफ्रोडिसियाक भी समझते हैं, वो लोग ले रहे हैं। या जैसे एक सिंथेटिक ड्रग है कीटामाइन, दिस इज वेरी फेमस एज ए डेट रेप ड्रग। तो इसका भी अस्थाना साहब, मेरे पास समय कम है और इस पर फिर किसी और हम रोज चर्चा करेंगे, लेकिन मैं हालांकि ये बहुत अहम सवाल है कि भारत में फिलहाल ड्रग्स को लेकर जो मौजूदा स्थिति है वो क्या है, कितने लोग ड्रग्स का सेवन करते हैं, कितनी जो है हाई सोसाइटीज़ और खासकर लो सोसाइटीज़, हम जानते हैं मिडिल क्लास हमारा, तो एथिक्स और मोरालिटी इन सब में जाहिर है थोड़ा एक तरह से मैं कहूँगी कि कम इस्तेमाल रहा है, लेकिन लोअर और हाई सोसाइटीज़ में अलग अलग तरह के ड्रग्स का इस्तेमाल होता है। आखिरी सवाल बिल्कुल कि इसमें जो अफ़गानिस्तान का जो रोल बताया जा रहा है उसको आप किस तरीके से देखते हैं, खासकर ऐसे वक्त में, ठीक ऐसे वक्त में जबकि तालिबान ने ये ऐलान किया कि इस पूरे धंधे का हम जो है सफाया कर देंगे। क्या आपको लगता है कि नर्वस होकर ये एक बड़ी खेप भारत के ज़रिए कहीं भेजी जा रही थी या भारत में भेजी जा रही थी ताकि इस पैसे को और इस जो ख़जाना है उनका उसको बचाया जा सके? नर्वसनेस एंगल से मैं सहमत नहीं हूं, क्योंकि तालिबान इतने कच्चे खिलाड़ी भी नहीं हैं। वो लोग पिछले मतलब 2 दशक से ज़्यादा समय से जो है नारकोटिक्स ट्रेड पर ही अपने को कायम किए हुए हैं। तो और जब अमेरिकी बमों से नहीं डरे, तो अब सत्ता में काबिज हो जाने के बाद वो किससे डर के इसको निकाल देंगे अपने यहाँ से? और ऐसा तो है नहीं कि केवल नहीं, तालिबान के बरक्स वो दूसरे लोग जो तालिबान की हुकूमत के इस ऐलान के बाद नर्वस हुए होंगे, जो ड्रग डीलिंग ये कर रहे होंगे, उनका मैं जिक्र कर रही हूँ कि उस ऐलान के बाद कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसको हटा दिया गया। तालिबान का ऐलान जो है वो केवल पब्लिक कंजम्पशन के लिए है, बिना ड्रग ट्रेड के। तो मतलब अभी जो रही सही उनकी इकोनॉमी है वो भी कोलैप्स कर जाएगी। तो वो लोग इसको छोड़ेंगे तो नहीं। देखिए, इस पे ऑफिशियल फिगर उपलब्ध है कि 2019 तक केवल उनकी 44% एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो पॉपी कल्टीवेशन में काम आती थी। 2020 में जब उन्होंने देख लिया कि हवा उनके पक्ष में हो रही है, तो ये बढ़ के जो है 77% हो गई। 77% एग्रीकल्चरल लैंड जो है जब ओपीएम में पॉपी कल्टीवेशन में जा रही है, तो वो उसको छोड़ेंगे नहीं। देयर इज नो रीजन टू बिलीव। दुनिया में देखिए, जो हमारे लिए एक मतलब सिक्योरिटी कंसर्न वो नार्को टेररिज्म का है, कि नार्कोटिक्स की प्रोसीड जो है वो टेररिज्म को फाइनेंस करने के काम में आ सकती है। ठीक है, टेररिस्ट को और भी स्रोत हैं पैसे के, केवल नार्को टेररिज्म ही नहीं है। तो हमको ज्यादा चिंता जो है इस सामाजिक एंगल से करनी चाहिए कि अगर लगभग 3 करोड़ लोग देश में ड्रग एडिक्ट हैं, तो उनके घर वाले देख क्यों नहीं रहे हैं यार कि ये लोग ड्रग एडिक्ट हैं? कुछ तो करो उसको। मतलब 3 करोड़ लोग बेघर-बार हैं, ऐसा मानने का तो कोई कारण है नहीं। जी, अस्थाना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो उम्मीद है कि कम से कम कुछ जो अनसुलझे सवाल हमारे दर्शकों को परेशान कर रहे थे, इंटरनेट पे आप सर्च कर लीजिए, आपको इस बारे में कोई जानकारी बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगी। सिर्फ शुरुआती जानकारी की इतनी बड़ी खेप बरामद हुई है, इसकी इतनी कीमत हो सकती है और इतने लोग गिरफ्तार हुए हैं, इसके अलावा आपको कोई जानकारी इस वक्त आपको मुहैया नहीं होगी। तो उम्मीद यह है कि इस मुद्दे को समझने में आपको कुछ बेहतरी ज़रूर हुई होगी। शुक्रिया आपका अस्थाना साहब। थैंक यू। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।